नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। इन्फोरेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता है, जो राजस्थान के कई एग्जामों में पूछा जाता है। और जैसे राजस्थान एसआई भर्ती हो गई, राजस्थान की जो एलडीसी भर्ती हो गई, और भी कई सारी जो वैकेंसीज है उसके अंदर जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इस बुक से रिलेटेड होता ही है। तो इसकी बात करेंगे हम, शुरुआत से लेसन पढ़ेंगे इसको। और जिस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो पहला अध्याय हमारा रहेगा कि भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। क्या रहेगा? भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। इसमें हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे और लिपि को पहचानने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे, और उसकिस प्रकार से जो भाषा का रूप है हमें दिखाई देता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आता है कि मानव जाति के जो विकास है वो सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो भाषा जो संप्रेषण के माध्यम से रहा है, यानी कि जो वार्तालाप, जो कम्युनिकेशन है उसका रहा है। और उसी के अंदर जो माध्यम था वो था भाषा, यानी कि भाषा से ही व्यक्ति अपनी बात दूसरे को कहते और दूसरा व्यक्ति किसी और को कहते। वो इस प्रकार से अपने जो अभिव्यक्ति है उसका जो उपयोग वो भाषा से ही करते। तो मनुष्य समाज की एक इकाई होती है और मनुष्य से ही समाज का निर्माण होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और इसी के कारण जो परस्पर है, यानी कि जो आपस में है, जो अपने विचार है, अपनी भावनाएं हैं, अपने संदेश है, अपनी सूचनाएं हैं, वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं? अभिव्यक्ति यानी जो अपनी बात कहना, तो अभिव्यक्ति इसे कहते हैं। जो मनुष्य अपनी भाषा का ही प्रयोग करता है, चाहे वो भाषा का सांकेतिक रूप भी अपने दिखाई दे सकता है, चाहे उसमें ध्वनि के माध्यम से मौखिक रूप भी दिखाई देता है, वही शाब्दिक यानी कि तो इसका लिखित रूप भी दिखाई देता है, और वही मानक भाषा हो। और भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और दूसरे व्यक्ति जब अपने भाव और विचारों को अपने तक पहुंचाते हैं, जैसे मान लो कि ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, और ये अपनी बात इसको कहता है और ये अपनी बात इसको कहता है, तो इसका जो माध्यम है वो क्या है? भाषा। तो भाषा को हम इस प्रकार से जो जो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वह भाषा होती है। तो भाषा से ही हम अपने इतिहास, संस्कृति और संचित जो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है और महान जो परंपरा है उसी को जान पाते हैं, क्योंकि भाषा में ही इतिहास लिखा होता है। और भाषा से ही कई उस समय की जो भाषा चलती थी उसमें कहीं ना कहीं हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं और संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। और अगर बात करें हम आगे की, जो संसार में है वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेकों भाषाएं बोली जाती है। वही भारत की बात करें तो यहाँ पर अनेकों भाषाभाषी देश है, यानी कि यहाँ पर हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ये कई भाषाओं से मिलकर हमारा देश का निर्माण करते हैं, और वही अनेक जो बोलियां हैं वही भाषाओं को मिलकर हमारे जो राष्ट्र का निर्माण है वो हो सका है। और संस्कृत हमारी सभी जो भारतीय भाषा हैं उनकी सूत्र भाषा भी इसे कहते हैं, कि यानी कि ये जो बाकी सभी भाषाओं का निर्माण है वो संस्कृत से हुआ माना जाता है। वही अगर वर्तमान में जो हिंदी की है, तो हिंदी की बात करो तो ये राजभाषा के रूप में भी अपनाई गई है, यानी कि जो राज कार्य हैं वो किस प्रकार से जो प्रशासनिक कार्य हैं वो चलेंगे और उसके अंदर हिंदी का प्रयोग है वो होगा। तो और अगर बात करें हम भाषा के प्रकारों की, तो भाषा के प्रकार मुख्य थे, इसको दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। दो प्रकारों में इसको विभक्त किया जाता है। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। और मौखिक हमें जो बातचीत करते हैं तो उसमें हमें नज़र आती है, वही हम भाषण देते हैं, हम उद्बोधन करते हैं या कहीं भी अपने वार्तालाप हम करते हैं तो उसके अंदर जो मौखिक रूप है वो हमें दिखाई देता है। वही लिखित रूप में, यानी कि लिखा हुआ, उसका माध्यम हम लिख कर प्रयोग में लाए जाते हैं।
यद्यपि भाषा का भौतिक जो जीवन है, पदार्थों और मनुष्यों के व्यवहार और चिंतन की जो अभिव्यक्ति है, जो हम सोचते हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्त करते हैं, अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर को हम बताते हैं, तो उसका जो विकास है वो एक भाषा से ही होता है। और भाषा के से संपर्क में जो भाषाओं में कई सारे शब्द आदान प्रदान भी होते हैं, कई सारे शब्द इसमें सम्मिलित होते हैं। हिंदी में कई सारी भाषाओं के भी शब्द इसमें सम्मिलित है। वही जीवन के प्रति जो रागात्मक संबंध है, यानी कि जो हमारा साहित्य है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो भी इसमें लिखी जाती है। वही समाज का जो आधार है, अगर विकसित समाज का हम आधार माने तो एक विकसित भाषा को हम मान सकते हैं। और वहीं अगर बात करें हम हिंदी खड़ी बोली भाषा की, तो ये इसमें शब्द भंडार है वो, इसकी विकास दूसरी जनपदीय बोलियों और संस्कृत से कई सारा हुआ है, जो कि समकालीन जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे भी इसका शब्द भंडार जो मिश्रण हुआ है। यानी कि इसमें कई सारी भाषाओं के जो शब्द हैं वो इसके अंदर आए हैं। वही हिंदी व्याकरण के जो विविध रूप इसमें अपने ही है, यानी कि इसके जो हिंदी व्याकरण के रूल्स हैं वो अपने हैं, लेकिन जो इसमें शब्द हैं वो कई भाषाओं से आए हैं। जैसे हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इतालवी इतनी कई सारी भाषाओं से आए हैं। अब वहीं अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक शब्द भी प्रयोग में के आधार पर और व्यवहार के आधार पर इसका आकार समाहित हो गया है। और भाषा स्थायी नहीं होती है, भाषा जो समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है, समय और स्थान के साथ इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वही दूसरी और भाषाओं के लोगों से जो संपर्क में आने से भी इसमें परिवर्तन होता है। वही भाषा में जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है और परिवर्तन के कारण नई नई भाषाएं बनती जाती है। और इसी प्रकार संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यानी कि यह हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तक हुआ माना जाता है। वही इसमें अगर हिंदी तथा और राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, इन सारी भाषाओं का भी इसी प्रकार से विकास हुआ माना जाता है। तो आगे हम बात करें इससे आगे, तो वही है कि भाषा के भेद, यानी कि जो भाषा के हम प्रकार है वो किस प्रकार से दो प्रकार इसके माने जाते हैं। पहला है जो मौखिक है और दूसरा लिखित। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारा मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, जैसे हम पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का लिखित भाषा का प्रयोग होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो सीधी बात है कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, और मौखिक भाषा का। जब हम कोई लिख रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ें जैसे पत्र लिख रहे हैं, पुस्तक में देख रहे हैं, लेखन कार्य का जो भी है वो हमें लिखित भाषा में दिखाई देता है। वहीं अगर विचारों का संग्रहण भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। अब देख लेते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या मूलतः अंतर है। तो मूलतः ये सामान्य जनजीवन की जो बीच बातचीत है, सामान्य जनजीवन जो आम लोग हैं वो अपनी बातचीत करते हैं, वो मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। और इसे सीखने की जो आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बल्कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार से इस भाषा को उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहने से ये भाषा जो वो सीख जाता है, और व्यवहार के कारण ये स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीख ली जाती है। और अगर हम लिखित भाषा की बात करें तो इसकी जो वर्तनी है, यानी कि इसका जो लिपि है उसका ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। और ये लिखित भाषा में वर्तनी और उसके अनुरूप जो उच्चारण है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस प्रकार से होगा, और जो प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए कुछ जो लैंग्वेज का जो इसको सीखने की ग्रामर वगैरह सीखनी पड़ती है। तो मौखिक भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उसके लिए जो स्वतंत्र लिपि चिन्ह है, जैसे मान लो कि हिंदी का लिपि चिन्ह का ये क्या है, ये एक लिपि चिन्ह है के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें भाषा और बोली की, तो हम बात करें भाषा और बोली की तो एक समेकित क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र में
जब बोले जाने वाली भाषा स्थानीय रूप में उसको बोली कहते हैं, या कोई क्षेत्र है जहाँ पर जो बोले जाने वाली भाषा है उसको हम बोली कहते हैं। और और जिसे हम उपभाषा भी कह सकते हैं। और कहा गया है कि एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी, यानी कि जो कोस कोस के अंदर जो पानी का जो स्वाद है वो चेंज होता है, वहीं पर अगर 5 कोस की बात करें तो वहाँ की जो बोली है वो बदल जाती है। तो हर 5-7 मील में जो बोली का बदलाव हमें इस जो कहावत में दिखाई देता है, वही भाषा का जो सीमित और अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप बोली होता है। ये क्या अविकसित होता है, ये आम बोलचाल में उपयोग में लिया जाता है। ये भाषा का सीमित रूप होता है, यानी कि कोई क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ये बोला जाता है, वही बोली जिसके अंदर साहित्यिक रचना नहीं होती है। और इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि इसमें साहित्यिक रूप में नहीं होता है, जैसे इसमें कविताएं नहीं लिखी जाती, इसमें कोई ग्रंथ नहीं लिखे जाते हैं, और जिसका व्याकरण भी नहीं होता है और शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और उसके व्याकरण भी होता है और इसमें शब्दकोश भी होता है। देखो, इसमें व्याकरण, शब्दकोश और इसका विस्तृत क्षेत्र में होना भाषा कहलाता है। वही साहित्यिक लेखन भी इसमें अंदर होता है। और किसी बोली का संरक्षण और अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और इसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, यानी कि जब बोली का क्षेत्र बढ़ता है तो इसमें साहित्य भी लिखा जाता है, फिर ये एक भाषा बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है और वे भाषा बनने लगती है और उस व्याकरण निश्चिंत होने लगता है, उसका जो व्याकरण है वो निश्चिंत होने लगता है। तो इसी प्रकार से एक भाषा, बोली से भाषा बनती है और उसका क्षेत्र है जो विस्तृत हो जाता है। और एक बार हम बात करें तो जिस प्रकार से हम बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो जिसमें हमने पढ़ा है कि भाई जो भाषा व्याकरण लिपि का परिचय है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई भाषा क्या है। तो भाषा एक व्यक्ति जब अपने भाव और विचारों और अपनी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, ये सूचनाओं आदान प्रदान करने की जो अभिव्यक्ति है वो भाषा से ही मिलती है। और भाषा सांकेतिक रूप पे हो सकती है, इसकी ध्वनिक रूप से हो सकती है, यानी कि सांकेतिक और मौखिक और लिखित भी इसके रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन हम मुख्यतः लिखित और मौखिक रूप को ही मानते हैं। और भाषा में भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है, जिस प्रकार से हमने यह आपको उदाहरण से समझाया है। और कई सारी जो भाषाएं बोली जाती है और हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और संस्कृत की जो भूमिका है भाषा के विकास में, उसकी भी हमने चर्चा की। वही अगर बात करें हम हिंदी की, जो राजभाषा का इसको दर्जा दिया गया है, वो राज कार्यों में काम में ली जाती है, इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की भाषा के 2 प्रकारों के बारे में बात की, किस प्रकार से क्या है इसमें। और फिर हमने बात की जो खड़ी बोली हिंदी है उसका शब्द भंडार और उसमें जो समय के साथ परिवर्तन आता है उसके बारे में बात की। फिर हमने देखा कि इसमें किन किन विदेशी जो भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इसका परिचय देखा है। और भाषा स्थानीय रूप और इसके अगर हम बात करें इसकी बोली, और हमने भाषा के रूप में और भाषा के जो भेद है मौखिक और लिखित भाषा की बात की। फिर हमने भाषा और बोली के बारे में बात की और किस प्रकार से जो एक बोली है जो भाषा बनती है उसकी जो प्रक्रिया है उसको हमने समझाई। और आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी और कल अगर अगली क्लास के लिए हम इससे आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें।